गुड इवनिंग गाइस। आज हम लोग सीपीसी के बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। तो सेक्शन 60 से लेकर 64 ऑफ द सीपीसी और ऑर्डर 21 के रूल 41 से लेकर 57 तक जो प्रोविज़न है वो सारी की सारी अटैचमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, तो एक एक करके सारी प्रोविज़न के ऊपर नज़र डालते हैं। और फर्स्ट वन इज़ कि सेक्शन 60 जो बात करता है कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज़ है जिनको हम लोग अटैच और सेल कर सकते हैं। सबसेक्शन 1 जो है सेक्शन 60 का, वो आपको ये बताता है कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ हम लोग अटैच एंड सेल करवा सकते हैं। सो जो लैंड, हाउसेस और अदर बिल्डिंग्स होती हैं, गुड्स होते हैं, मनी, बैंक नोट्स, चेक्स, बिल ऑफ एक्सचेंज होती है, हुंडी, प्रॉमिसरी नोट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, बॉन्ड्स और अदर सिक्योरिटीज़ फॉर मनी, डेब्ट्स होते हैं, शेयर्स होते हैं, शेयर्स ऑफ कॉरपोरेशन, ये सब कुछ हम लोग अटैच कर सकते हैं। ठीक है, ऑल अदर सीलेबल प्रॉपर्टी जो है, मूवेबल और इमूवेबल है, बिलोंगिंग टू द जजमेंट डेटर, कि जिस पे मतलब जो उसके नाम पे है या फिर किसी और पर्सन के नाम पे है, बट उस जजमेंट डेटर को उन प्रॉपर्टी में से इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये सारी प्रॉपर्टीज़ हम लोग अटैच कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री। बट ये तो जनरल रूल है। अब जनरल रूल हैज़ सर्टन exception by way of proviso. The proviso is provided to subsection 1 and it says, provided that the following particular shall not be liable to such attachment or sale. तो अब नीचे जो प्रोवाइजो दिया है सबसेक्शन 1 के नीचे, तो उसमें सारी तरह की इनलिस्टेड प्रॉपर्टी दी गई है कि कौन सी प्रॉपर्टी हम लोग अटैच और सेल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको वन बाय वन रीड करेंगे। तो पहली तो आती है कि जो नेसेसरी वेयरिंग अपरेल है, जो डेली यूज़ के कपड़े हैं या पहनने की जो कपड़े वगैरह हैं, कुकिंग वेसल्स हैं, मतलब बर्तन, घर में जो बर्तन हैं, बेड्स एंड बेडिंग्स हैं, ठीक है, या ऑफ द जजमेंट डेटर, बेड्स और बेडिंग्स ऑफ द जजमेंट डेटर है, या फिर उसके वाइफ के हैं, चिल्ड्रन के हैं, या फिर घर में कुछ पर्सनल ऑर्नामेंट है एज विमेन के, या फिर घर में ऑर्नामेंट्स हैं, ठीक है, गहने हैं विमेन के जो कि हम लोग कस्टम के हिसाब से उनको अलग नहीं कर सकते हैं, कैनॉट बी पार्टेड विद बाय दैट वुमेन। सपोज फॉर एग्जांपल मंगलसूत्र है विमेन का, या फिर कुछ ऐसी निशानी है कि जो मतलब ऐसा कुछ है कि यूसेज के हिसाब से उसको अलग नहीं करना चाहिए। ठीक है, सेकेंड ये बता रहा है कि टूल्स ऑफ आर्टिजन, अगर ये जजमेंट डेटर एक आर्टिस्ट है तो उसके टूल्स ऑफ आर्टिजन को हम लोग अटैच एंड सेल नहीं करवा सकते हैं। सपोज इफ़ द जजमेंट डेटर इज़ अ पेंटर, तो हम लोग उसके टूल्स को, उसके ब्रशेस को, उसके पेंटिंग पेपर्स को, या फिर कुछ और चीज़ें जो वो पेंटिंग में यूज़ करता है, उनको अटैच एंड सेल नहीं करवा सकते हैं। एंड वेयर द जजमेंट डेटर इज़ एन एग्रीकल्चरलिस्ट, ठीक है, अगर वो फार्मर है, एग्रीकल्चरलिस्ट है, खेती बाड़ी करता है, तो उसके जो इम्प्लीमेंट्स हैं ऑफ हस्बेंड्री एंड सच कैटल एंड सीड ग्रेन्स, तो ये भी हम लोग अटैच नहीं कर सकते हैं। इन द ओपिनियन ऑफ कोर्ट बी नेसेसरी टू इनेबल हिम टू अर्न हिज लाइवलीहुड, जो कि नेसेसरी है उस पर्सन के लिए कि वो अपनी लाइवलीहुड को जी सकता है। सपोज आर्टिजन के केस में हम लोगों ने देखा था कि अगर वो पेंटर है और अगर हम उसके ही टूल्स निकाल लेंगे तो वो अपनी लाइवलीहुड कैसे बिताएगा। सो आर्टिजन के टूल्स को नहीं निकाला जा सकता। एग्रीकल्चरलिस्ट है तो उसके कैटल्स को, अगर उसके पास बैल है और बैल से ही वो खेती करता है, तो हम लोग उसके बैल नहीं निकाल सकते हैं, बिकॉज उसके ऊपर ही उस बैल के ऊपर या फिर जो क्रॉप्स है, सीड्स है, उनके ऊपर ही उस पर्सन की जो है लाइवलीहुड डिपेंड है। बट कोर्ट का ये मानना होना चाहिए कि ये जो चीज़ें हैं ये नेसेसरी है फॉर हिज लाइवलीहुड। ठीक है, देन हाउसेज एंड अदर बिल्डिंग्स with the material and sites thereof and the land immediately appertaining thereto and necessary for their enjoyment, ठीक है, belonging to an agriculturalist or a laborer or a domestic servant and occupied by him। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये सब क्लॉज क्या कह रहा है कि जो हाउसेस हैं एंड अदर बिल्डिंग्स हैं जो कि एक एग्रीकल्चरलिस्ट और एक लेबरर और या फिर एक डोमेस्टिक सर्वेंट यूज़ करता है, ये तीनों उसको ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ठीक है,
इनमें से कोई भी एक पर्सन उसको ऑक्यूपाई कर रहा है या फिर इनका यूज़ कर रहे हैं, तो ये भी अटैच एंड सेल नहीं हो सकती है। देन बुक्स ऑफ अकाउंट है, ये भी अटैचमेंट एंड इसका भी अटैचमेंट एंड सेल नहीं हो सकता है। मियर राइट टू सू है फॉर डैमेजेस। देन राइट ऑफ पर्सनल सर्विस, राइट ऑफ पर्सनल सर्विस है, मतलब कि कोई एक पर्सन है जिसने एग्री कर रखा है किसी अदर पर्सन को कि मैं तुम्हें ये सर्विस दे रहा हूँ, बट सब्जेक्ट टू कि ये पर्सन उस दूसरे पर्सन को सिर्फ और सिर्फ उसे ही पर्सनली ये सर्विस दे रहा है। तो ये जो राइट है पर्सनल सर्विस का, तो वो यहाँ पर अटैच एंड सेल नहीं किया जा सकता है, ठीक है। स्टाइपेंड्स एंड ग्रेटिट्यूड्स अलाउड इट टू द पेंशनर्स ऑफ द गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी और एनी अदर एम्प्लॉय है, स्टेट गवर्नमेंट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, एज द केस में भी, तो उनके जो स्टाइपेंड्स है, ग्रेचुटीज़ है, उनको यहाँ पर अटैच एंड सेल नहीं किया जा सकता। देन जो वेजेस हैं, लेबर को जो वेजेस मिलते हैं, एंड डोमेस्टिक सर्वेंट्स जो हैं, वेदर पेएबल इन मनी और इन काइंड, तो ये भी अटैच नहीं हो सकते हैं। सैलरी टू द एक्सटेंट, अब ये देखो जो मेंटेनेंस की जो प्रोसीडिंग है, अगर अदर देन मेंटेनेंस की, अगर मेंटेनेंस के अलावा अदर देन मेंटेनेंस डिक्री की हम लोग बात करें, तो फिर जो सैलरी है उसका इनिशियल 1000 रुपीज़ प्लस 2/3 ऑफ द रिमाइंडर, ठीक है, 1000 रुपीज़ है प्लस 2/3 ऑफ द रिमाइंडर है, तो इतना पार्ट हम लोग अटैच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देन आता है प्रोवाइडेड दैट वेयर एनी पार्ट ऑफ सच पोर्शन ऑफ द सैलरी as is liable to attachment has been under attachment whether continuously or intimately for a total period of 24 month। अगर 24 मंथ तक ये कंटिन्यूसली अटैचमेंट के लिए है ये प्रॉपर्टी, जैसे 1000 रुपीज़ प्लस 2/3 ऑफ द रिमाइंडर, ये हम लोग ये नहीं कर सकते, अटैच एंड सेल नहीं कर सकते हैं। बट कोई प्रॉपर्टी है जो 24 मंथ तक ये रिमाइंडर जो प्रॉपर्टी है वो अटैच की गई है, सच पोर्शन शैल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम अटैचमेंट अंटिल द एक्सपायरी ऑफ फर्दर पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, ठीक है। एंड वेयर सच अटैचमेंट हैज़ बीन मेड इन एग्जीक्यूशन ऑफ वन एंड द सेम डिक्री shall after the attachment has continued for a period of 24 months be finally exempted from attachment in execution of that decree, ठीक है। तो ये मेंटेनेंस वाली इतना कुछ था नहीं इसमें, खाली इतना याद रखना है कि अगर डिक्री अदर देन मेंटेनेंस वाली डिक्री है तो इनिशियल 1000 रुपीज़ प्लस 2/3 ऑफ द रिमाइंडर, इनको छोड़ के हम लोग बाकी का जो पैसा है वो अटैच कर सकते हैं। और जो डिक्री है मेंटेनेंस की, तो उसमें 1/3 ऑफ द सैलरी इसको अटैच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देन आता है द पे एंड अलाउंसेस ऑफ द पर्सन, जो आर्मी पर्सन होते हैं, नेवल पर्सन होते हैं या फिर एयरफोर्स वाले पर्सन होते हैं, उनके जो पे हैं और अलाउंसेस हैं उसको अटैच नहीं किया जा सकता। देन ऑल द कंपल्सरी डिपॉजिट एंड अदर सम्स इन डिराइव्ड फ्रॉम एनी फंड, ठीक है। तो प्रोविडेंट फंड है या फिर कुछ और फंड्स हैं जिनके तहत ये फंड्स मिलते हैं, तो इनको भी अटैच नहीं किया जा सकता है। कंसोलिडेटेड फंड हो गया या फिर प्रोविडेंट फंड हो गया, ठीक है। एंड देन ऑल मनीज पेएबल अंडर ए पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस के तहत अगर मनी पेएबल मनी का पेमेंट मिल रहा है तो ये भी अटैच नहीं हो सकता है। देन द इंटरेस्ट ऑफ ए लेसी ऑफ ए रेसिडेंशियल बिल्डिंग टू विच the provision of law for the time being in force relating to control of the rents and accommodation applies। अब देखो यहाँ पर ये सब क्लॉज क्या कह रहा है कि जो लेसी है, और आपने अगर कोई लेसी अपनी प्रॉपर्टी लीज करके रखी है और जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है लेसी से, मतलब कुछ आप 2000-4000 जो भी मंथली रेंट है आपको मिल रहा है, तो ये भी लाइबल नहीं है कि आप अटैच कर दो। एनी अलाउंसेस फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ द इमोल्यूमेंट ऑफ एनी सर्वेंट ऑफ द गवर्नमेंट और एनी सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट एट्सेट्रा, ठीक है। तो अलाउंसेस जो मिल रहे हैं, एमोल्यूमेंट्स जो मिल रहे हैं सर्वेंट को गवर्नमेंट से, तो वो भी अटैच नहीं किए जा सकते। देन एक्सपेक्टेंसी ऑफ सक्सेशन बाय सर्वाइवरशिप, ये हम लोगों ने ट्रोपा में भी, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में भी पढ़ा था कि स्पेस सक्सेशनियस या फिर चांस ऑफ हेयर अपीयरेंस और या फिर लीगेसी के राइट जो है, लीगेसी के जो राइट है जो अभी मिला नहीं है या फिर मिल सकता है फ्यूचर में, ऐसे जो चांसेस हैं वो हम लोग नहीं ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी सक्सेशन बाय सर्वाइवरशिप अगर किसी पर्सन को मिलने वाला है, कॉन्टिजेंट है,
या फिर जो मिलने वाला है तो उसे हम लोग यहाँ पर अटैच नहीं कर सकते हैं। देन राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस, ये भी अटैच नहीं हो सकता है। एनी अलाउंसेस डिक्लेयर बाय इंडियन लॉ टू बी एग्जम्प्ट फ्रॉम द लाइबिलिटी टू अटैच और सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री, तो इनको भी हम लोग यहाँ अटैच नहीं कर सकते हैं। Then where the judgment debtor is a person liable for the payment of land revenue, any mortgage property which under any law for the time being applicable to him is exempt from sale for the recovery for the arrears of such revenue। अगर कोई प्रॉपर्टी जो जजमेंट डेटर के पास है और वो प्रॉपर्टी एग्जम्प्ट है फ्रॉम सेल ऑफ द रिकवरी ऑफ एरियर्स ऑफ सच रेवेन्यू, ठीक है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग अटैच नहीं कर सकते हैं। सो यहाँ पर लिस्ट दी गई है कुछ प्रॉपर्टीज़ की जो अटैच हो सकती है और कोई अटैच नहीं हो सकती है, ठीक है। सो दिस वाज अ लिस्ट, और इस सेक्शन सब सेक्शन 1 के नीचे कुछ एक्सप्लेनेशंस दिए गए हैं, 6 एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं। इतने एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि इनमें बताया गया है कि जो सैलरी है, सैलरी का मतलब ये होता है कि जो वेदर बिफोर और आफ्टर दे आर एक्चुअली पेएबल, ठीक है। सैलरी मतलब कि जो बिफोर और आफ्टर दे आर पेएबल, एंड इन केस ऑफ सैलरी द अटैचेबल पोर्शन, ठीक है, अटैचेबल पोर्शन देयर ऑफ इज लाइबल टू अटैचमेंट वेदर बिफोर और आफ्टर इट इज़ एक्चुअली पेएबल। देन एक्सप्लेनेशन सेकेंड ये कहता है कि सैलरी का जो मतलब है सब क्लॉज आई और आई ए में दिया है कि मतलब डिराइव्ड बाय पर्सन फ्रॉम हिज एम्प्लॉयमेंट वेदर ऑन ड्यूटी और नॉट। एक्सप्लेनेशन 3 बात करता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की। इसका मतलब ये है कि कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट एज द केस में भी। एंड उसके बाद में जो एक्सप्लेनेशन 4 है वो बात करता है वेजेस की। वेजेस इंक्लूड द बोनस एंड लेबर्स इंक्लूड द स्किल, अनस्किल एंड सेमी स्किल्ड लेबर्स, ठीक है। और जो 5th एक्सप्लेनेशन है वो बात करता है एग्रीकल्चरलिस्ट मीन्स अ पर्सन हु कल्टिवेट्स लैंड पर्सनली, जो खुद से लैंड कल्टिवेट करता है, या फिर जो अदर की जो पर्सन डिपेंड है फॉर हिज लाइवलीहुड मेनली ऑन द इनकम फ्रॉम द एग्रीकल्चर, तो अपनी खेती के इनकम से जो अपनी लाइवलीहुड को पूरा करता है, लैंड है या फिर वो कल्टिवेट करने के लिए देता है अदर पर्सन को, ठीक है। income from the agricultural land whether as owner, tenant or partner or agricultural labor etc। देन आता है एक्सप्लेनेशन नंबर 6, और वो कहता है कि जो एग्रीकल्चरलिस्ट है उसे an agriculturalist shall be deemed to be cultivate land personally if he cultivate lands, तो ऐसा पर्सन भी कल्टिवेट करता है लैंड को पर्सनली जब वो खुद ओनर है या फिर वो लेबर्स को एंगेज करके या फिर अपनी फैमिली मेम्बर्स को मतलब कि जो अपना खुद से ही ओनर है और खुद ही लैंड कल्टीवेट कर रहा है, या फिर जिसके फैमिली मेम्बर्स को उसकी लैंड को कल्टीवेट कर रहे हैं, या फिर वो कुछ पैसे देकर लेबर्स को, सर्वेंट्स को या फिर ऑन वेजेस कुछ पर्सन को हायर कर रहा है फॉर द पर्पज़ ऑफ मेकिंग सच थिंग, ठीक है। तो 1A सबसेक्शन 1A ये कहता है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एन एग्रीमेंट बाय विच अ पर्सन एग्रीज टू वेव द बेनिफिट ऑफ एनी एग्जाम्पशन अंडर दिस सेक्शन शैल बी वॉइड। तो कोई भी पर्सन यहाँ पर अपने बेनिफिट्स को एग्जाम्पशन नहीं कर सकता है, और अगर वो ऐसा करता है तो ये क्लॉज इसे वॉइड माना जाएगा, ठीक है। अब सबसेक्शन 2 की बात करते हैं। सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है कि नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू एग्जम्प्ट हाउसेस एंड अदर बिल्डिंग्स, ठीक है, फ्रॉम द अटैचमेंट और सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री फॉर रेंट ऑफ एनी सच हाउस, बिल्डिंग, साइट और लैंड प्रोवाइडेड क्या है विद द मटेरियल एंड साइट देयर ऑफ एंड द लैंड्स इमीडिएटली अपॉर्टेंट देयर टू। तो कोई भी प्रोविजन, अब ये नथिंग इन दिस सेक्शन क्या कहा है, मतलब कि ये जो सबसेक्शन है ये प्रीवेल होगा पहले वाले सेक्शन पे। पहले वाले सेक्शन में क्या कहा था कि जो लेबरर्स रहते हैं, एग्रीकल्चरलिस्ट रहते हैं, उनके ऑक्यूपेशन में है कोई प्रॉपर्टी, हाउस है, बिल्डिंग है, वो अटैच नहीं की जा सकती है, ऐसा पहले वाले सेक्शन में सब सेक्शन में दिया गया था। अब ये जो सब सेक्शन 2 है वो बात करता है कि ऐसी प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है, ठीक है। सो दिस वाज सेक्शन 60। अब सेक्शन 61 की तरफ बढ़ते हैं। पार्शियल एग्जाम्पशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। अब पार्शियल एग्जाम्पशन का मतलब क्या होता है, पूरी तरह से एग्जाम नहीं करना है, पार्शियली अप टू सर्टेन एक्सटेंट एग्जाम्पशन देना है ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस।
अब स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, बाय जनरल और स्पेशल लॉ डिक्लेयर कर देगी अब दैट सच पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस or by any class of agricultural produce as may appear to the state government to be necessary for the produce for the purpose of providing until the next harvest of the due cultivation. अगर किसी फार्मर ने हार्वेस्ट करके रखा है until the new cultivation, ठीक है, न्यू कल्टीवेशन तक स्टेट गवर्नमेंट कुछ एक हिस्सा उसकी एग्जम्पशन कुछ एक हिस्सा पार्शियली एग्जम्प्ट करवा सकती है फ्रॉम द अटैचमेंट ऑफ द लैंड and for the purpose of the judgment debtor and his family shall in the case of all agriculturalist or any class of agriculturalist be exempted from the liability to attachment or sell in execution of a decree. ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो पार्शियली एग्जम्प्ट करवा सकती है किसी भी लैंड के टुकड़े को until the next harvesting of such property or the cultivation of that property. ठीक है, सेक्शन 62 बात करता है सीजर ऑफ प्रॉपर्टी इन ड्वेलिंग हाउस. तो अब जो सब क्लॉज 1 इसका ये कह रहा है कि नो पर्सन एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस अंडर दिस कोड डायरेक्टिंग और अथॉराइजिंग सीजर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी शैल एंटर एनी ड्वेलिंग हाउस आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज. ठीक है, तो अगर किसी भी पर्सन को यहाँ पर सीजर करना है मूवेबल प्रॉपर्टी का तो वो आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज घर में नहीं घुस सकता है किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी के सीजर करने के लिए. ठीक है, अब और एक पॉइंट जिसे मैं इंटरलिंक करना चाहूँगी इज़ द लॉ ऑफ लिमिटेशन में सीजर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी की डिक्री को एग्जीक्यूट करने के लिए टाइम लिमिट दिया गया है 1 ईयर. ठीक है, ओके. देन सबसेक्शन 2 बात करता है कि अब ये सेक्शन हम लोगों ने पहले भी अगर आप लोग मेरी वीडियोस देखते हो अटैचमेंट ऑफ द सेल वाली जो वीडियो अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ पर्सन की जो वीडियो थी उसमें भी हम लोगों ने ये पॉइंट डिस्कस कर रखा था कि अगर जजमेंट डेटर अगर घर पे नहीं है तो वो उस वक्त घर में नहीं जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द अरेस्ट एंड डिटेंशन वाला था वो उस वक्त घर में नहीं घुस सकते थे. सिमिलर प्रोविज़न यहाँ पर भी है कि जो पर्सन अगर घर में नहीं है तो उस वक्त उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी को सीज़ नहीं किया जा सकता है. और अगर वो पर्सन घर में ही है एंड ही इज़ हाइडिंग सच थिंग तो यहाँ पर ऑफिसर क्या कर सकता है, उस घर का जो कमरा है उसके अंदर जिसके अंदर उस पर्सन ने जजमेंट डेटर ने खुद को बंद करके रखा है तो उसको ब्रेक कर सकता है. ठीक है, और उस प्रॉपर्टी को या फिर उस प्रॉपर्टी को उस पर्सन ने छुपा कर रखा है उस कमरे के अंदर तो वो ब्रेक करके वो जो ऑफिसर है वो डोर को ब्रेक करेगा और उस प्रॉपर्टी को अंदर से बाहर लेके आएगा. ठीक है, और अपनी कस्टडी में ले लेगा. और अगर यहाँ पर कोई विमेन है तो उसको एक टाइम पीरियड दिया जाता है कि आप घर से उसको एक इंटीमेशन दिया जाता है कि आप घर से बाहर निकल जाओ. और वो वुमेन भी ऐसी है कि जो वो ऑर्डिनरी कस्टम के हिसाब से पब्लिक में अपीयर नहीं होती है. ठीक है, देन सेक्शन 63 की बात करें तो सेक्शन 63 इज़ अबाउट प्रॉपर्टी अटैच एंड एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री ऑफ सेवरल कोर्ट्स. अब सेक्शन 63 क्या कह रहा है कि अगर कोई प्रॉपर्टी है और वो डिफरेंट कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आ रही है, ठीक है, जिसकी अटैचमेंट डिफरेंट एग्जीक्यूशन कोर्ट में करी जा सकती है, तो फिर यहाँ कौन सी कोर्ट है जो इसकी एग्जीक्यूशन करेगी. तो इस सबसेक्शन में ये इस एम्बिग्यूटी को दूर करते हुए ये कहा है कि जो हाईएस्ट ग्रेड कोर्ट है इन सब में से जो डिफरेंट कोर्ट है और इन सब में से जो हाईएस्ट ग्रेड की कोर्ट है वो इस एग्जीक्यूशन को करेगी. और अगर सारी की सारी कोर्ट इक्वल रैंक की है तो जिस कोर्ट में फर्स्ट टाइम ये प्रॉपर्टी अटैच होने के लिए एप्लीकेशन डाली गई थी, प्रॉपर्टी वॉज फर्स्टली अटैच हुई थी तो वो कोर्ट यहाँ पर एग्जीक्यूशन करेगी. Now, nothing in this section shall be deemed to invalidate any proceeding taken by court executing one of such decrees. Now, section 64 प्राइवेट एलिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी आफ्टर अटैचमेंट टू बी वॉइड. अब ये सेक्शन क्या कह रहा है कि अगर अटैचमेंट हो रखी है किसी प्रॉपर्टी की और अगर यहाँ पर जजमेंट डेटर या फिर अदर पर्सन की जिसके प्रॉपर्टी की अटैचमेंट हो रखी है एनी प्राइवेट ट्रांसफ़र करता है, कोई भी प्राइवेट ट्रांसफ़र करता है और डिलीवर करता है प्रॉपर्टी को, ठीक है, जो अटैच की जाती है और एनी इंटरेस्ट क्रिएट करता है और एनी पेमेंट देयर टू लेता है या फिर उसे या फिर पेमेंट टू द जजमेंट डेटर ऑफ एनी डेब्ट करता है. सो
या फिर डिविडेंड रिसीव करता है या फिर अदर मनी यहाँ पर रिसीव करता है उस अटैचमेंट की प्रॉपर्टी से, तो ये जो है ये वॉइड हो जाएगा, प्राइवेट एलिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी वॉइड हो जाएगी एज अगेंस्ट ऑल द क्लेम्स इन्फोर्सेबल अंडर द अटैचमेंट। ठीक है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस में भी हम लोगों ने ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के अंडर देखा था, तो इस सेक्शन को कुछ हद तक हम लोग उस सेक्शन से इंटरलिंक कर सकते हैं। ठीक है, देन सबसेक्शन 2 ये कहता है कि नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू एनी प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट ट्रांसफर और डिलीवरी ऑफ द प्रॉपर्टी अटैच और एनी इंटरेस्ट देयर इन मेड इन परसुएंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट फॉर सच ट्रांसफर और डिलीवरी एंटर्ड इनटू रजिस्टर्ड बिफोर द अटैचमेंट। ठीक है, तो अगर कोई भी प्रॉपर्टी अटैचमेंट से पहले रजिस्टर्ड की जा चुकी है परसुएंस टू द कॉन्ट्रैक्ट एक बना था और उसके परसुएंस में अगर डिलीवरी और ट्रांसफ़र एंटर्ड है कि इट इज़ साइन कॉन ऑन, ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी उस प्रोविज़न पर, उस कॉन्ट्रैक्ट पर ये प्रोविज़न अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, सो दिस वेर द सेक्शंस ऑफ द CPC विच वर डीलिंग विद द अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम सेक्शन 60 to 64 वी हैव डिस्कस्ड। नाउ लेट अस डिस्कस द रूल्स विच आर देयर इन अ CPC। ठीक है, तो रूल है रूल 41 से लेकर 57 तक जो है वो अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी से डील करते हैं। लेट्स डिस्कस वन बाय वन। रूल 41 कहता है कि एग्जामिनेशन ऑफ जजमेंट डेटर एज टू हिज प्रॉपर्टी। अब जो एग्जामिनेशन ऑफ जजमेंट डेटर एज टू हिज ओन प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि अब जब डिक्री इज पास्ड, ठीक है, डिक्री जो है वो पेमेंट ऑफ मनी के लिए है एंड द डिक्री होल्डर में अप्लाई टू द कोर्ट। अगर डिक्री किस लिए है, पेमेंट ऑफ मनी के लिए है, और डिक्री होल्डर क्या कर रहा है, कोर्ट में जा रहा है और अप्लाई कर रहा है कि जो जजमेंट डेटर है, या फिर अगर जजमेंट डेटर एक कॉरपोरेशन है तो एनी ऑफिसर ऑफ दैट कॉरपोरेशन और एनी अदर पर्सन, ठीक है, तो ये अप्लाई क्या कर रहा है कि भाई ओरली एग्जामिन, इसको ओरली एग्जामिन कर दिया जाए एज टू वेदर एनी, ठीक है, कि कहीं उसके पास कोई प्रॉपर्टी है तो नहीं, और अगर है तो व्हाट डेब्ट्स आर ओइंग टू द जजमेंट डेटर्स, तो उसके ऊपर कितने डेब्ट्स हैं, एंड वेदर एनी जजमेंट डेटर हैज़ ये इसके ऊपर ये अप्लाई करेगा कि उसको ओरल एग्जामिन करो कि उसके ऊपर कोई डेब्ट तो नहीं है, या फिर अगर है तो व्हाट डेब्ट्स आर ओइंग टू जजमेंट डेटर एंड वेदर द जजमेंट डेटर हैज़ एनी और व्हाट ऑर्डर ऑफ द प्रॉपर्टी, अगर उसके पास कोई प्रॉपर्टी है और मीन्स ऑफ द सेटिस्फाइंग द डिक्री है, ठीक है, कि जिस प्रॉपर्टी से हम लोग डिक्री को सेटिस्फाई कर सकते हैं, तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट एक ऑर्डर निकालेगा फॉर द अटेंडेंस एंड एग्जामिनेशन ऑफ सच जजमेंट डेटर और ऑफिसर और अदर पर्सन, ठीक है, एग्जामिन करेगा उन पर्सन को। अब अगर वेदर अ डिक्री फॉर पेमेंट ऑफ मनी हैज़ रिमेन अनसेटिस्फाइड फॉर ए पीरियड ऑफ 30 days, अब इतना करके भी, एग्जामिन करने के बाद भी अगर डिक्री पास हुई है, पेमेंट ऑफ मनी की है, और वो डिक्री अनसेटिस्फाइड रहती है विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री, तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ डिक्री होल्डर यहाँ पर कोर्ट को एक एप्लीकेशन करेगा और अपने पावर को एक्सरसाइज करते हुए कोर्ट क्या करेगा, बाय ऑर्डर require the judgment debtor or any other person to make an affidavit stating the particulars of the assets of the judgment debtor। तो judgment debtor के पास में कौन कौन से assets हैं ये एक affidavit पर देने के लिए कोर्ट कहेगा। और अगर जजमेंट डेटर या फिर अगर कॉरपोरेशन की बात करें तो वो ऑफिसर या फिर एनी अदर पर्सन जिनको सब रूल 1 में हम लोगों ने देखा, अगर वो निगलेक्ट कर देते हैं, डिसओबीडियंट कर देते हैं कोर्ट के इस फैसले को, या फिर एफिडेविट देने से मना कर देते हैं, तो इनको यहाँ पर पनिशमेंट दी गई है 3 months। ठीक है, तो यहाँ पर इनको 3 month तक की सिविल प्रिजन हो सकती है। ठीक है, अब रूल 42 देखते हैं। अटैचमेंट इन केस ऑफ डिक्री फॉर रेंट और मेसनी प्रॉफिट मीन्स प्रॉफिट और अदर मैटर अमाउंट ऑफ विच टू बी सब्सिक्वेंटली डिटरमाइंड। अब अगर ये जो डिक्री है ये फॉर द रेंट और मीन्स प्रॉफिट और अदर मैटर के लिए है, सो यहाँ पर द प्रॉपर्टी ऑफ जजमेंट डेटर में बिफोर द अमाउंट ड्यू
from him has been ascertained be attached as in the case of ordinary decree for the payment of money. ठीक है, तो जो डिक्री है मीन्स प्रॉफिट की या फिर रिकवरी ऑफ रेंट के लिए उसको ऑर्डिनरी डिक्री की तरह ही ट्रीट किया जाएगा. अब रूल 43 कह रहा है कि अटैचमेंट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर दैन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है इन पोजेशन ऑफ जजमेंट डेटर. तो इसके अटैचमेंट से रिलेटेड अटैचमेंट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो प्रोसीजर है वो यहाँ पर 43 रूल कह रहा है. अब अगर कोई भी प्रॉपर्टी है अदर दैन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है तो इसको कैसे पोजीशन में लेना है. इन द पोजीशन ऑफ जजमेंट डेटर है तो उसे पोजीशन में कैसे लेना है, बाय एक्चुअल सीजर, सीज कर लेनी है उस प्रॉपर्टी को. और सीजर का लिमिटेशन हम लोगों ने बताया था कि 1 ईयर है. एंड द अटैचिंग ऑफिसर शैल कीप द प्रॉपर्टी इन हिज ओन कस्टडी. और अटैचिंग ऑफिसर क्या करेगा, वो खुद की कस्टडी में उस प्रॉपर्टी को रखेगा या फिर उस पर्सन की कस्टडी में रखेगा जो उससे सबऑर्डिनेट है. और जो भी यहाँ पर कस्टडी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उस पर्सन के ऊपर होगी जिसने ये प्रॉपर्टी को अटैच कर रखा है. ठीक है, उस ऑफिसर के ऊपर होगी. देन इसके ऊपर एक प्रोवाइजो है, व्हेन द प्रॉपर्टी सीज्ड इज सब्जेक्ट टू स्पीडी एंड नेचुरल डिके. अगर वो प्रॉपर्टी जो है वो स्पीडी एंड नेचुरल डिके होती है, मतलब कि जो जल्दी ख़राब हो जाती है, तो यहाँ पर उसकी वैल्यू इसको सेल करा वो जो ऑफिसर है उसको सेल कर देंगे फॉर इट्स वैल्यू. ठीक है. देन आता है रूल 43A, कस्टडी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी. अब ये सब रूल बात करता है कि कस्टडी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, जो कि हम लोगों ने देखा कि पहले का जो रूल था उसमें एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस या फिर जो प्रॉपर्टी है लाइव स्टॉक है उनको एक्सक्लूड कर रखा था. तो अब ये सब रूल बात कर रहा है कि जो कस्टडी ऑफ दैट मूवेबल प्रॉपर्टी है, मतलब कि जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, इम्प्लीमेंट्स है, लाइव स्टॉक्स हैं, मतलब जो जानवर वगैरह हैं, उनको कैसे अटैच करना है. तो अब यहाँ पर इधर एट द ऑप्शन ऑफ द जजमेंट डेटर, मतलब जो एट द इंस्टेंस ऑफ जजमेंट डेटर या फिर डिक्री होल्डर, तो जो पर्सन है, ऑफिसर है, वो क्या करेगा, इनको सीज़ कर लेगा. सीज़ तो करेगा ही, लेकिन उनको किसके पोजीशन में रखेगा, लिव इन द विलेज. ठीक है, उसी विलेज में रखेगा या फिर किसी पर्सन के अटैचमेंट में देगा जो कि, या फिर कस्टडी में देगा जो कि रिस्पेक्टेबल पर्सन है. सपोज़ फॉर एन एग्जांपल किसी एक विलेज में एक बहुत ज़्यादा एक प्रतिष्ठित नामवंत एक व्यक्ति है और उसके पोजीशन में अगर किसी प्रॉपर्टी को रखा है तो ये सेफ़ है, ऐसा मानना है लोगों का. तो ऑफिसर ऐसा भी कर सकता है कि उस प्रॉपर्टी का उस रिस्पेक्टेबल पर्सन के पोजीशन में रख सकता है. ठीक है. अब अगर सब रूल सेकेंड क्या कह रहा है यहाँ पर, कि अगर उस प्रॉपर्टी को हम लोगों ने उस पर्सन की कस्टडी में तो रख दिया है, बट आफ्टर दैट कि जो कस्टडियन है वो ही फेल्स, और अगर नोटिस देने के बाद भी वो फेल्स है या फिर रिस्टोर नहीं कर रहा है पोजीशन को, या फिर कोर्ट ने जिस व्यक्ति के फेवर में अपना डिसीजन दिया है उस व्यक्ति को रिस्टोर नहीं कर रहा है, उनको पोजीशन नहीं दे रहा है. ठीक है. और या फिर अगर कस्टडियन उनको पोजीशन में नहीं रख रहा है तो या फिर अगर प्रोड्यूस भी कर रहा है तो वो ओरिजिनल स्टेट ऑफ कंडीशन में नहीं है, मतलब कि उसका कुछ लॉस हो चुका है उस प्रॉपर्टी का. तो यहाँ पर कस्टडियन जो है वो लायबल होगा फॉर द कंपनसेशन. ठीक है. कंपनसेशन उसे किसे देना पड़ेगा, या तो डिक्री होल्डर को या फिर जजमेंट डेटर को या फिर एनी अदर पर्सन को हु इज़ फाउंड टू बी इंटाइटल्ड टू द रिस्टोरेशन, जिस पर्सन को कोर्ट ने इंटाइटल बताया है रिस्टोरेशन के लिए, और फॉर एनी लॉस और डैमेज caused by his default. ठीक है. Now any such liability may be enforced at the instance of a decree holder. तो डिक्री होल्डर के इंस्टेंस पे ये लाइबिलिटी को इनकर्ड किया जा सकता है एज इफ द कस्टडियन वेयर अ श्योरिटी अंडर सेक्शन 145. ठीक है. तो सेक्शन 145 के तहत अगर ये श्योरिटी है कस्टडियन तो उसको लाइबिलिटी इम्पोज की जा सकती है. Then secondly, at the instance of the judgment debtor or such other person on an application in execution. ठीक है. जजमेंट डेटर के इंस्टेंस पे भी हो सकता है या फिर किसी अदर पर्सन के भी बिहाफ पे हो सकता है, या फिर एनी ऑर्डर डिटरमाइनिंग सच लाइबिलिटी शैल बी अपीलेबल एज अ डिक्री. ठीक है. सो यस, दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो. रूल 44 से लेकर
57 तक जो रूल है हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट सेकंड में कवर कर लेंगे, क्योंकि अगर हम लोग इस वीडियो में कवर करने जाएंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा। ओके, सो पार्ट सेकंड में हम लोग डील करेंगे रूल 44 से लेकर 57। ओके।